आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जो लोग DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको पता होगा कि उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए थे, तो वो वही PYQ हैं जिन्हें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे और आप इस वीडियो से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन दे रखा है कि एक शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है, साथ ही वह सबसे बड़े प्रेरक में से एक साबित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का कारक नहीं है? तो ए प्रोत्साहन, बी पुरस्कार, सी संतुति, डी अभ्यास। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा डी यानी कि अभ्यास। यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक बार मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ कि वास्तव में एक शिक्षक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, क्योंकि एक शिक्षक न केवल एक छात्र को पढ़ाता है बल्कि वह एक समाज, देश तथा पीढ़ियों का निर्माता होता है। वस्तुतः एक शिक्षक किसी भी समाज या देश में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बहुआयामी भूमिका निभाता है, क्योंकि जब तक शिक्षक बहुआयामी भूमिका नहीं निभाएगा तब तक वह छात्रों को की सीखने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएगा। एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक वही माना जाता है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि उन्हें मोटिवेशन देता है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो टीचर होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स की लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि हाल ही के वर्षों में स्कूली शिक्षा के लिए लगभग सभी प्रसिद्ध भारतीय बोर्डों ने स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों और शारीरिक शिक्षा पर उचित कार्यान्वयन पर पर्याप्त ध्यान दिया है, लेकिन यह दुनिया के सबसे महान दार्शनिकों में से एक द्वारा बहुत पहले सोचा गया था। वह दार्शनिक जिसने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया, कौन था? ए जॉन लॉक, लॉके, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी अरस्तु। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अरस्तु। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन इसकी दे रखी है कि राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक प्रमुख दार्शनिक था, जिसने शिक्षा के संबंध में एक संतुलित दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। इसने अपने शिक्षा संबंधी व्यवस्था में छात्रों के शारीरिक और मानसिक दोनों आयामों के विकास पर पर्याप्त जोर दिया था, ताकि मानव संसाधन का एक संतुलित विकास हो सके। जिस प्रकार से भारत में सभी शिक्षा बोर्डों द्वारा हालिया समय में पाठ्यक्रमों में खेलों और शारीरिक शिक्षा के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है, वह अरस्तु की शिक्षा पद्धति दूरदर्शिता को प्रकट करता है कि अरस्तु ने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 9 वर्ष है, तो बच्चे का IQ क्या होगा? तो इसमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला दे रखा है कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। फिर देख लीजिएगा आप इसका किस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 111। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात करते हैं, उस क्वेश्चन की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि किस टाइप से उसका सॉल्यूशन करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पूछा है कि राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में सत्ता का सहभाजन विषय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित शिक्षक विधियों में से कौन सी आपके लिए अधिक सहायक होनी चाहिए? ए गायन, बी नृत्य, सी नकली संसद गठन, डी कहानी सुनाना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी कि नकली संसद। कि भाई आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, तो आपको राजनीतिक के बारे में बताना है तो आप नकली संसद बना के बता सकते हैं। तो इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि राजनीति के व्यवहारिक ज्ञान की महत्वता पर जोर दिया गया है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार, सत्ता, अधिकार, कानून इत्यादि विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान तो छात्रों को दे दिया जाता है और व्यवहारिक ज्ञान का अभाव शैक्षणिक स्तर पर विद्यमान रहता है। अतः इस कमी को दूर करने हेतु शिक्षकों को इस बात पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वे कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा में
शिक्षण विषय से संबंधित एक नकली माहौल यानी कि कंडीशन को तैयार करके छात्रों को ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान की ओर प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई चीज करके दिखाते हैं तो वो बच्चों को ज्यादा याद रहती है और अच्छे से समझ भी आती है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है कि लगभग सभी शिक्षण संस्थाओं में जो छोटों का पालन पोषण कर रहे हैं उन्हें मातृत्व शिक्षक की अवधारणा को अपनाया है। एक शिक्षक होने के नाते आपको यह विश्वास होना चाहिए कि शिक्षा निम्नलिखित में से अनुभव से आती है। ए प्रधानाचार्य, बी समाज, सी बच्चा, डी शिक्षक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी कि बच्चा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से ये होता है कि क्वेश्चन हमें लंबे समय तक याद रहता है ना। छोटे बच्चों से संबंधित स्कूलों में मातृत्व शिक्षा की अवधारणा में अपनाया गया है कि क्योंकि छोटे बच्चों को अधिगम कराना सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। एक बच्चा जो घर से अपने माता पिता तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों को छोड़कर स्कूल आता है और एक नए व्यक्ति यानी शिक्षक से उसकी मुलाकात होती है, तब बच्चा बहुत ही असहज महसूस करता है यानी कि अनकंफर्टेबल। एक बिल्कुल नए माहौल में बच्चा तब तक अधिगम यानी कि नहीं सीख पाता कि और आगे नहीं प्रेरित होता जब तक कि उसे घरेलू माहौल जैसा माहौल नहीं मिलेगा। मातृ शिक्षक का उद्देश्य बच्चों को बिल्कुल सहज माहौल, घरेलू माहौल देकर उन्हें अधिगम की ओर प्रेरित करना है। आपने देखा होगा कि जो प्ले स्कूल होते हैं या फिर प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें ज्यादातर जो टीचर्स होती हैं वो फीमेल ही रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के रूप में यदि आपने देखा कि कोई छात्र कक्षा में कम ध्यान देता है तो आप कौन सी विधि लागू करेंगे? ए उसकी तरफ बहुत ध्यान देना, बी बस उससे बचें, सी उसे एक तरफ बनाओ, डी दंड देना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी कि उसकी तरफ बहुत ध्यान देना। एंड इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि कक्षा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक यह पाता है कि कोई छात्र पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को छात्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उसकी समस्या को जानने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे पनिशमेंट दे देना चाहिए, पहले कोशिश करनी चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, वो बच्चा ध्यान क्यों नहीं दे रहा है ना, ताकि बच्चे की समस्या का उपयुक्त समाधान हो सके और बच्चा अधिगम की दिशा में लग जाए। कक्षा में ऐसी स्थिति से निपटने हेतु शिक्षक को आक्रामक रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये है कि मनुष्य सर्वशक्तिमान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हर कोई किसी न किसी क्षमता के साथ पैदा होता है, पूर्णतः विभिन्न अनुप्रयोगों के बाद ही आती है। जितनी अधिक बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह डेड डैश बन जाती है। ए कम महत्वपूर्ण, बी कमजोर, सी मजबूत, डी अधिक महत्वपूर्ण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी कि मजबूत। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज की जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं वो उतनी ही अच्छी रहती है और उतनी हमें याद रहती है। ये बोला जाता है ना तभी का मेक अ मैन ए प्रैक्टिस, है ना। तो नेक्स्ट जो इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो ये है कि निसंदेह सर्वशक्तिमान ईश्वर, मतलब कि सर्वशक्तिमान ईश्वर को बोला गया है, द्वारा निर्मित इस सृष्टि में मानव सर्वशक्तिमान की सर्वोत्तम रचना है, क्योंकि इस सृष्टि में पाए जाने वाले सभी जीवों में मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपनी सभ्यता और संस्कृति विकसित कर लेता है। इसमें अपने जीवन को उन्नत करने की क्षमता पाई जाती है, जबकि अन्य जीव इस क्षमता से वंचित हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी विशिष्ट क्षमता को धारण करता है। व्यक्ति अपनी इस क्षमता को बारंबार प्रयोग करके मजबूत बना सकता है ना। एक कहावत बोली जाती है जो बहुत ज्यादा फेमस है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना, कि अभ्यास से ही मनुष्य पूर्ण बनता है। तो ये भी उसी से संबंधित दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि एक प्रश्न ज्ञान लैटिन से आता है, शाब्दिक रूप से बाद वाले से या पीछे वाले से के रूप में अनुवाद करता है। यह अक्सर आगमनात्मक तर्क से
जुड़ी चीजों पर लागू होता है, जो एक सामान्य सिद्धांत या कानूनी प्रभाव से कारण तक पहुंचने के लिए विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग करता है। एक प्रश्न ज्ञान वह ज्ञान है जिसे इसके द्वारा जाना जाता है। ए सूचना, बी विश्लेषण, सी साक्ष्य, डी अनुभव। तो किसके द्वारा जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि अनुभव से। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि अनुभव का आश्रय एक ऐसे ज्ञान से होता है जो व्यक्तियों को कार्य करने से प्राप्त होता है, क्योंकि छात्रों द्वारा प्राप्त किसी भी विषय का सैद्धांतिक ज्ञान अनुभव द्वारा ही पूर्णतः करता है। अनुभव से प्राप्त ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान से अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। भाई किसी भी चीज को जो हम करके देखते हैं तो वो हमें ज्यादा याद रहती है और अच्छे से हमें समझ भी आती है। ये आपने अच्छे से देखा भी होगा और अपनी डेली लाइफ में इसको महसूस भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में प्रवेश करने के बाद आप कौन से काम सबसे पहले करेंगे? स्थिति यह है कि आपके पास पिछली जानकारी है कि कक्षा बहुत अधिक परेशान करने वाली और शोरगुल वाली है ना, कि भाई आपने पहले से ही सुन रखा है कि जिस कक्षा में आपका लेक्चर लगने वाला है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही शैतान है, बहुत शोरगुल करते हैं ना, वो टीचर की सुनते भी नहीं है, मतलब परेशानियां क्रिएट करते हैं। तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, यही पूछा गया है। तो ए उन्हें सजा देना, बी सभी को लिखने के लिए कुछ दे, फिर सी छात्रों को कक्षा से बाहर भेजना, डी बस स्थिति से बचें। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सभी को लिखने के लिए कुछ दें। मतलब कि अगर क्लास इस तरीके की है तो आप कुछ ना कुछ उनके लिए या फिर ऐसे या फिर कोई लेटर या कोई क्वेश्चन है ना, तो उनको लिखने के लिए दे देंगे तो वो उसमें बिजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी यही बोला है कि इस प्रकार की कल्पित समसामयिक स्थिति के समाधान का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि छात्रों को कुछ लिखने के लिए कह दिया जाए। ऐसी स्थिति में जब सभी छात्र व्यस्त हो जाएंगे तो शोरगुल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपके सामने भी हो सकता है इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए, तो आप एक बार इस चीज को फॉलो करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि जैसे जैसे मानव जीवन विभिन्न चरणों से गुजरता है वैसे ही बच्चों का जीवन भी विभिन्न चरणों में आता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ए पूर्ण किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी पूर्ण बाल्यावस्था, डी विलंब बाल्यावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि पूर्ण बाल्यावस्था। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में सारी अवस्थाएं दी गई हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं। ए गर्भावस्था यानी कि गर्भधान से लेकर जन्म तक की अवस्था, है ना। 2 शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था। 3 बाल्यावस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था। 4 किशोरावस्था, 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था। 5 प्रौढ़ावस्था, 19 वर्ष से अधिक। तो इनमें से हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाल्यावस्था का कार्यकाल कितना है, किशोरावस्था का, या फिर शैशवावस्था का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि एक शिक्षक के साथ साथ एक संरक्षक के रूप में आपको बच्चों की भावनाओं को नहीं दर्शाता है। ए अभिराम, बी सहनशीलता, सी शोक, डी जिज्ञासा। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि सहनशीलता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक शिक्षक छात्रों की भावनाओं को समझने वाला, उसको अच्छे से महसूस करने वाला तथा सबसे अच्छा जज होता है ना। क्योंकि जब तक एक शिक्षक छात्रों की भावनाओं को, उनकी संवेदनाओं, उसकी जरूरतों को अच्छे से नहीं समझेगा, तब तक वह छात्रों के अंदर अधिगम की जिज्ञासा नहीं पैदा कर पाएगा। देखा होगा आपने कि भाई हमें पहले ये जानना पड़ता है कि आखिर स्टूडेंट्स चाहते क्या है, हमें उन्हें किस तरीके से पढ़ाना है ना, उन्हें हमारी पढ़ाई समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही है। अगर आएगी तो वो उनका जो माइंड है वो क्रिएटिव होगा, वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। अगर नहीं आएगी तो वो उन्हें एकदम से बोरिंग फील होगा क्लासरूम में, है ना। तो ये सबसे पहले तो ये जानना सबसे इम्पोर्टेंस होता है एक टीचर के लिए कि हमें किस तरीके से छात्रों को क्रिएटिव बनाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो इस तरीके से पूछा गया है
कि एक शिक्षक हमेशा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की बौद्धिकता के विकासकर्ता के रूप में कार्य करता है। आपके अनुसार कौन सा एक बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? ए सहिष्णुता, बी रचनात्मकता, सी कल्पना, डी सोच। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सहिष्णुता, है ना। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि बौद्धिक विकास का आशय बालक बालिकाओं के मानसिक शक्तियों में वृद्धि होने से इसके अंतर्गत संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, रचनात्मकता, काल्पनिकता, सोच, स्मृति, अधिगम इत्यादि संज्ञानात्मक शक्तियां आती हैं। जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास होता जाता है। एक बच्चे के बौद्धिक विकास के क्रम में शिक्षक की अत्यंत निर्णायक भूमिका होती है, क्योंकि एक कुम्हार रूपी शिक्षक कच्ची मिट्टी रूपी बालक को किसी भी रूप में ढाल सकता है। एक शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान बालक विद्यार्थियों को आजीवन प्रभावित करता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो टीचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो इतने इफेक्टिव होते हैं उनसे कि उनको फॉलो करते हैं, है ना। सोचते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है ना बच्चों पर, जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो टीचर्स का ही पड़ता है। तो अगर टीचर जैसे उनको बता देता है ना वो उसी चीज़ को मान के चलते हैं। तो जब आप टीचर बनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। मेरी विशेष अभी से आपके साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि एक आधुनिक शिक्षक के लिए उन्नत शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। इनमें मैनुअल के साथ साथ डिजिटल सपोर्ट भी शामिल है। राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन एक आयामी शिक्षण सहायक है? ए श्यामपट्ट, है ना, जिसे हम ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड बोल देते हैं। बी नमूना, सी प्रदर्शन पट, डी स्थिर चित्र। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी कि नमूना यानी सैंपल। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण सहायक सामग्री का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके माध्यम से एक शिक्षक छात्रों को बहुत ही सहज ढंग से विषय सामग्री को अधिगम करा देता है और छात्र अत्यंत सहजता से अधिगम कर लेते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षण सहायक सामग्री मैनुअल और डिजिटल का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि मान लीजिए कि आप अपने संस्थान के अकादमिक प्रमुख और आप आमतौर पर वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के विषय संयोजन का प्रबंध करते हैं। NEP, है ना, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय संयोजन एक छात्र वरिष्ठ माध्यमिक से प्राप्त कर सकता है? मतलब जो एक छात्र है। तो ए सभी विज्ञान विषयों को चुनना चाहिए। बी किसी भी विषय संयोजन को चुनने की स्वतंत्रता हो सकती है। सी सभी कला विषयों को चुनना चाहिए। डी सभी वाणिज्य विषयों को चुनना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है कि किसी भी विषय संयोजन को चुनने की स्वतंत्रता हो सकती है ना। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है एक बार पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को स्वीकार किया। भारत की शिक्षा नीति में लगभग 34 वर्षों के बाद एक व्यापक बदलाव किया गया। इससे पूर्व शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 आई थी। एक लंबे अंतराल के बाद भारत की शिक्षा नीति में बदलाव करना बेहद जरूरी था। इसी जरूरत का परिणाम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके माध्यम से भारत में शैक्षिक क्षेत्र में अनेकों दूरदर्शी फैसले लिए गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी, है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजों को शामिल किया गया है, लास्ट टाइम जो शिक्षा नीति आई थी है वो किस वर्ष आई थी। तो आप एक बार इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपके अनुसार एक शिक्षक को विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन मुख्यतः डेडस पद्धति से करना चाहिए। मतलब किस मेथड का यूज करके ये जानना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका व्यवहार कैसा है ना। ए व्यक्तिव्रत, बी अवलोकन, सी प्रयोग, डी साक्षात्कार। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अवलोकन। ठीक है।
तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। अवलोकन पद्धति का आश्चर्य एक ऐसी पद्धति से होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, है ना, व्यक्ति समूह के गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत अवलोकनकर्ता जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह का अध्ययन करता है उसे बिना बताए गुप्त रूप से अवलोकन करता है ताकि वह समूह की वास्तविक गतिविधियों को जान सके। अगर अवलोकन गुप्त रूप से नहीं किया जाएगा तो वास्तविक गतिविधियां सामने आ पाएंगी। अतः एक शिक्षक को विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन अवलोकन पद्धति से करना चाहिए, यानी कि उन्हें बिना बताए और उन्हें यह महसूस ना हो कि आप उनका एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि यह एक सार्वभौमिक मान्यता है कि सफल शिक्षक बनने के लिए एक सफल शिक्षार्थी का दर्जा प्राप्त करना आवश्यक है। इसी तरह बच्चों को शिक्षा में व्यवहारिक के दर्शन में पढ़ने के विचार का अर्थ है कि छात्रों को अच्छा डैश होना सीखना। ए विचारक, बी नागरिक, सी वैज्ञानिक, डी शिक्षार्थी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी कि नागरिक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। ये दे रखी है कि शिक्षा मानव जीवन की एक अमूल्य निधि है। प्रत्येक युग में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का बौद्धिक विकास करना रहा है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा प्रत्येक देश समाज अपने मानव संसाधन का विकास कर सकता है तथा एक सभ्य और सुसंस्कृत नागरिक तैयार कर सकता है, क्योंकि एक कुशल मानव संसाधन तथा सुसंस्कृत नागरिक ही भावी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकता है। ऐसा कुशल मानव संसाधन तथा आदर्श नागरिक ही एक देश तथा समाज की आगे ले जा सकता है, यानी कि समाज को आगे ले जा सकता है। ठीक है, एक अच्छा नागरिक। और उसे एक अच्छा नागरिक बनाएगा कौन? एक टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि इससे पहले भारत में प्रसिद्ध शिक्षा बोर्ड में से एक ने फॉर्मेटिव सिस्टम लागू किया था जिसमें सीसीई सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे सतत व्यापक मूल्यांकन द्वारा मापा जाता है? ए रचनात्मकता का विकास, बी भिन्न सोच का विकास, सी अनुभव का विकास, डी समग्र विकास। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा समग्र का विकास। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से दे रखी है कि मूल्यांकन शिक्षण की तीसरी और अंतिम अवस्था होती है। मूल्यांकन से शिक्षण का अंत नहीं बल्कि शिक्षण का पुनः प्रारंभ होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट निर्माणात्मक मूल्यांकन, सृजनात्मक मूल्यांकन का आश्चर्य ऐसे मूल्यांकन से होता है जिसके अंतर्गत शिक्षक एक निश्चित अंतराल पर परीक्षण का कार्य करता है और छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आश्चर्य ऐसे मूल्यांकन से होता है जिसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा छात्रों के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन को ही सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन माना जाता है। तो आपको देखो एक्सप्लेनेशन से ये पता चल गया है ना कि मूल्यांकन का जो है वो अंतिम है या फिर वो पुनः प्रारंभ करने वाला है ना। इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है और सतत विकास क्या है। तो जो एक्सप्लेनेशन होती है वो काफी हेल्पफुल होती है, किसी भी एग्जाम की जो क्वेश्चन में दे रखी होती है उसको आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 12 मासी दर्शन को 12मासीवाद और 12मासी ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। दर्शन और आध्यात्मिकता में एक परिप्रेक्ष्य है जो दुनिया की सभी धार्मिक परंपराओं को एकल आध्यात्मिक सत्य मूल साझा करने के रूप में देखता है, जिससे सभी गूढ़ और बाहरी ज्ञान और सिद्धांत विकसित हुए हैं। शिक्षा में बारहमासीवाद की अवधारणा का अर्थ है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में उन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो डैश हों। ए मांग में, बी महत्वपूर्ण, सी चिरस्थायी, डी जरूरत में। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा सी यानी कि चिरस्थायी, यानी कि जो लंबे समय तक चले, है ना। इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। बारहमासी दर्शन या बारहमासी ज्ञान का आश्चर्य ऐसे ज्ञान से होता है जो सभी धर्मों समाजों में समान रूप से पाई जाती है। ऐसे आधारभूत मूल्य मानवीय गुण जो संपूर्ण मानवता की साझी धरोहर होती है। ऐसे मूल्यों के आधार
कि वैश्विक स्तर पर शांति, सहयोग इत्यादि के संबंध में एक सामान्य सहमति के बिंदु उभरकर सामने आते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में बारहमासी बाद की संकल्पना का आश्चर्य है कि स्कूली पाठ्यक्रम में उन सभी बातों पर सामान्य रूप से अधिक जोर दिया जाना चाहिए जो चिरस्थायी होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित हैं, जो एग्जाम में आए हुए थे और इस बार भी एग्जाम में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को अभी से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।